इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमारे हर लीडर में कोई ना कोई खूबी रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि इतने सारे लीडर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीडर्स हैं, महात्मा गांधी हैं अहिंसा के लिए, पंडित नेहरू हैं, लिबरल थे, वो बहुत बहुत नॉलेजेबल थे, पूरी दुनिया में उनका रिस्पेक्ट होता था। सुभाष चंद्र बोस एक बेहतरीन लीडर और एक सैनिक की तरह उन्होंने एक आर्मी का गठन किया तो देश को आजाद करा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर कोई कहे कि बहुत सारे लीडर्स हैं आपके सामने और आपको कोई एक चुनना है, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आज सरदार पटेल की जयंती है, मैं सच में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुनूंगा। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है और जिस लगन से और जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने इस कंट्री को यूनाइट किया है, रिमार्केबल है। मैं समझता हूं न तो गांधी जी, न सुभाष चंद्र बोस, न महात्मा नेहरू जी, किसी भी नेता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस देश को एक सूत्र में पिरो सके। क्योंकि जो सिनेरियो था, अब हम सरदार पटेल को थोड़ा समझने की कोशिश करते कि इंडियन पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उनमें उनका क्या स्थान था उस समय राजनीति में। 1946 में कांग्रेस कमेटी का इलेक्शन होने वाला था। कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट होता है और 1946 में यह तय हो गया था कि अंग्रेज देश को छोड़कर जाने वाले हैं और जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही भारत का अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर होगा। 1942 से 1946 तक कांग्रेस कमेटी में जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि 1941-42 में स्वदेशी आंदोलन और सत्याग्रह चल रहे थे। फिर 1944 के आसपास विश्व युद्ध में जो है वो पूरी सरकार और सारी चीजें लग गई थी, तो ये 1942 टू 1946 कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ था। 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था और ये तय था कि 1947 में अंग्रेज देश को छोड़कर चले जाएंगे और जो प्रेसिडेंट होंगे वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी होंगे और उसका इलेक्शन 46 में होना था। 1942 में मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके प्रेसिडेंट थे पिछले 6 सालों से, तो चाहते थे कि आगे भी बने रहें ताकि अगला जो प्रेसिडेंट हो, जो प्राइम मिनिस्टर हो, वही हो। लेकिन कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि इलेक्शन होना चाहिए और उस समय इलेक्शन का प्रोसेस ये नहीं था कि हम खड़े हो गए, हमारे 2 फ्रेंड्स से और उन्होंने अपना नाम आगे कर दिया और फिर इलेक्शन हो गया। उस समय पूरे देश में कांग्रेस कमेटी, सीवीसी कहा जाता था उसको, और उस कांग्रेस कमेटी में कुल टोटल इंडिया में 15 कमिटीज थी, यानी 15 कांग्रेस समितियां थी और उन 15 कांग्रेस समिति में से लोग, जो समितियां हैं वो किसी को नॉमिनेट करती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आउट ऑफ 13 कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सजेस्ट किया था कांग्रेस प्रेसिडेंट के। आउट ऑफ 15 तो आप देख सकते हैं कि जितने कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे सब एक तरफ हो गए और बाकी 3 का मैं बताऊं तो आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा। जो रेस्ट 3 कमिटीज थी उन्होंने किसी का भी नाम सजेस्ट नहीं किया, वो आइडल थे, यानी केवल एक नाम आया कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए इनडायरेक्टली, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम था पूरे देश के, वो नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो उनका कांग्रेस के ऊपर या देश के ऊपर कमांड बताता है। लेकिन जब वो, और ये तय था कि उनको हराना मुश्किल था क्योंकि उनके सामने तो कोई था ही नहीं। जब वो महात्मा गांधी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बापू ये कंडीशन है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ो, पीछे हट जाओ। तो सरदार पटेल ने एक सवाल नहीं पूछा और अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लिया।
बाद में फिर इलेक्शन हुए, फिर बाद में प्रेसिडेंट बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरा नंबर मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर या जिनको कि हम उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर भी, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी वही थे। अब देश को आजाद, दूसरा सिनेरियो देखेंगे, बन गए, अंतरिम सरकार है। अब देश में कुल 562 में भी कुछ डाउट हो, कुछ 550, कुछ 565, पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज 562। अंग्रेज पूरे भारत पे राज नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों के अंडर में जो राज्य थे या जितना परसेंट था इंडिया का, वो करीब 45-50% था, मैक्सिमम 55%। इतने देश, इतने भाग पर अंग्रेजों का राज्य था। रेस्ट जो 45 था उसमें अलग अलग रियासतें थी, जैसे हैदराबाद की रियासत है, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे त्रावणकोर है, जैसे केरला है। इसके अलावा पोर्चुगीज भी वहां बहुत सारे स्टेट्स पर कब्जा किए हुए थे, जैसे अंडमान, गोवा, है ना। और इसके अलावा भी अलग अलग छोटे छोटे राजा वहां पर थे। तो अंग्रेज अपना देश छोड़कर जा रहे थे तो 45% हमारे पास आ रहा था, लेकिन जो 65%, लेकिन जो 45 था, अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने सबको ये कहा कि यू ऑल आर फ्री टू डिसाइड। आप इंडिया में भी रह सकते हो, पाकिस्तान बन रहे हैं वहां भी जा सकते हो, या फिर अपना एक राज्य स्टेट बना सकते हो। यानी वो नहीं चाहते थे कि भारत एक इतना बड़ा यूनाइटेड कंट्री बने। तो उन्होंने ये एक नया, जाते जाते ये जहर बोल दिया कि या तो आप भारत में रहो, आपकी चॉइस, पाकिस्तान चले जाओ, इट इज योर चॉइस, या फिर आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हो। अब छोटे छोटे जो राजा थे, कुछ तो भारत के आने के पक्ष में थे, कुछ पाकिस्तान जाने के फेवर में थे, और कुछ चाहते थे कि हम अपना एक स्टेट अपना ही बनाए रखें ताकि वो राजा बने रह सके। इस कंडीशन में, यानी इस बिखरी हुई सिनेरियो में सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि एक यूनाइटेड इंडिया क्रिएट करना, और ये दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना संभव था ही नहीं। मैं अगर सरदार पटेल से कुछ सीखता हूं तो वो दृढ़ संकल्प ही। मैं अगर ठान लूं कि ऐसा करना है तो फिर उसको सिर्फ दो ही व्यक्ति बदल सकते हैं, उसमें से एक मैं हूं और एक ईश्वर। तो आप ये मानकर चले कि जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते। और सरदार पटेल की पॉलिटिक्स या उनकी डिप्लोमेसी कहें कि आउट ऑफ 562 स्टेट्स, 559 स्टेट्स को बिना लड़े, बिना किसी नुकसान पहुंचाए उन्होंने इंडिया में सम्मिलित होने के लिए अग्री कर लिया। आउट ऑफ 562 केवल 3 राज्य ऐसे बचे थे, जिसमें से एक त्रावणकोर था, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। ये 3 स्टेट ऐसे बचे थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, और वहां फिर हमने अपनी सेना भेज करके उनको भारत में मिलाया। और इस तरह से भारत एक यूनाइटेड कंट्री, जिसको अभी एक बच्चे ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेके कटक तक जो है वो भारत एक यूनिट है, और ये यूनिट आज भी बनी हुई है। ये हमारी एकता है, ये इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड इंडिया को क्रिएट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल